इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट 4 को, रिसोर्स मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी इन क्लाउड। तो इससे पहले आप इस वीडियो को स्टार्ट करें, उससे पहले आप नोट्स डाउनलोड कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में नोट्स है, आपको नोट्स में सब चीजें मिल जाएंगी। देखिए सारे नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है, सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे, सारे टॉपिक्स कवर कराए हैं, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे, पीवाईक्यू पेपर्स मिल जाएंगे और आपका 100% पेपर इसी नोट्स में से आएगा, आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक को। पहला टॉपिक हमारा इंटर क्लाउड रिसोर्स मैनेजमेंट। देखिए इंटर क्लाउड का मतलब क्या है, मतलब कि क्लाउड्स इंटरनली एक दूसरे के साथ, ठीक है। रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है कि रिसोर्सेज को देखिए सेलेक्ट करना, एलोकेट करना, ठीक है, और शेयर करना, इन सबको हम क्या बोलते हैं, रिसोर्स मैनेजमेंट बोलते हैं। अब इन दोनों का मिक्सचर क्या हो गया, इंटर क्लाउड रिसोर्स मैनेजमेंट हमारा होता है, एक प्रोसेस होता है मैनेज करने का, ऑप्टिमाइज करना रिसोर्सेस को, किन के बीच में, मल्टीपल क्लाउड इन्वायरमेंट्स के बीच में, जैसे कि पब्लिक, हाइब्रिड, प्राइवेट, ये सब, ठीक है। ये क्या करता है, हमारे क्लाउड्स के जितने भी रिसोर्सेज है उनको अच्छे से यूटिलाइज करता है, अच्छे से यूज करता है और मैनेज करता है। तो ये छोटा सा आपको एक फिगर मिल जाएगा। अब हम इसकी इंपॉर्टेंस पढ़ते हैं, इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है। देखिए सबसे पहला ऑप्टिमाइजेस रिसोर्स यूज। एक तो क्या है कि हम क्या कर रहे हैं, रिसोर्सेज को आपस में शेयर कर रहे हैं, अलोकेट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम रिसोर्सेज को अच्छे से यूटिलाइज कर रहे हैं, ठीक है, अच्छे से ऑप्टिमाइज कर रहे हैं। दूसरा है स्केलेबल। स्केलेबल मतलब कि जितनी मेरी डिमांड होगी, मेरे डिमांड के अकॉर्डिंगली मैं क्या कर सकती हूँ, उसको स्केल अप कर सकती हूँ, स्केल डाउन कर सकती हूँ। फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल का मतलब ये है कि अलग अलग क्लाउड्स इन्वॉल्व है इसमें, ठीक है ना। तो अलग अलग क्लाउड सब इन्वॉल्व है तो उनकी भी अलग अलग स्ट्रेंथ होगी, तो उसके बेस पे ये काफी फ्लेक्सिबल होता है। अवॉइड्स वेंडर लॉक इन, मतलब कि इसमें क्या होता है कि किसी एक जो क्लाउड प्रोवाइडर है, जो क्लाउड की सर्विसेज को हमें क्या कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है, सिर्फ एक उसके ऊपर डिपेंड नहीं होगा, कोई सिंगल प्रोवाइडर के ऊपर सब चीजें डिपेंड नहीं होगी। इसमें बहुत सारे क्लाउड्स क्या है हमारे इन्वॉल्व है, तो बहुत सारे क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर भी होंगे, तो वो उन सबके ऊपर चीजें डिपेंड करेंगी, किसी एक को स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हम पढ़ते हैं इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं। देखो बेनिफिट्स में क्या है, एक तो कॉस्ट इफिशिएंट। कॉस्ट इफिशिएंट क्या है कि क्लाउड की कॉस्ट इतनी ज्यादा नहीं होती, क्योंकि काफी सारे क्लाउड्स होते हैं इसमें इन्वॉल्व। बेटर क्लाउड परफॉर्मेंस, ठीक है। बेटर क्लाउड परफॉर्मेंस ये है कि देखो इतने सारा वर्कलोड है, तो ये क्या करेगा, आपस में वर्कलोड को क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूट कर देगा कि ये काम तुम्हारा है, ये काम तुम्हारा है, ठीक है ना। इस रिसोर्सेज को तुम्हें यूज करना है, किस तरीके से यूज करना है। अगला है हाई अवेलेबिलिटी। अब क्या होता है कि जब हमने क्या करा है, रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, तो उसको यूजर्स अलग अलग तरीके से क्या कर सकते हैं, यूटिलाइज भी कर सकते हैं, यूज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा रिसोर्सेज का, तो इजीली अवेलेबल होंगे रिसोर्सेज। डिजास्टर रिकवरी। डिजास्टर रिकवरी में ये है कि ये अच्छे से बैकअप करता है, ठीक है। अगर तुम्हारा मतलब ये है कि तुम्हारा डेटा लॉस्ट नहीं होगा, ये रिकवरी और बैकअप में काफी अच्छा काम करता है। अगला हमारा इसके फंक्शंस क्या होते हैं, ठीक है। इसके फंक्शंस क्या होते हैं, रिसोर्स एलोकेशन एंड ऑप्टिमाइजेशन, मतलब कि रिसोर्सेज को अच्छे से क्या करता है, एलोकेट करता है, प्रोवाइड कराता है। दूसरा रिसोर्स मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग, ये मॉनिटर करता रहता है क्लाउड रिसोर्सेज को। कॉस्ट एंड परफॉर्मेंस, मतलब ये बैलेंस करता है कॉस्ट को, ठीक है, और परफॉर्मेंस को, मतलब कि तुम्हें कैसी कॉस्ट में, तो जितना तुमने पे किया है उतने रिसोर्सेज तुमको मिल जाएंगे। लोड बैलेंसिंग एंड फेल ओवर, इसमें ये है कि इसमें जो है ना फेलियर रिकवरी काफी अच्छी होती है। फेलियर रिकवरी ये है कि अगर आप एक बार फेल हो गए तो आप अच्छे से रिकवर कर सकते हो, उस चीज को दोबारा से कर सकते हो, कोई इतनी प्रॉब्लम की बात नहीं है। सीमलेस इंटीग्रेशन। सीमलेस इंटीग्रेशन ये है कि जो क्लाउड्स के बीच में इंटरेक्शन होगा वो काफी स्मूथ होगा, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ इंटर क्लाउड रिसोर्स मैनेजमेंट। अब इसके टाइप्स क्या होते हैं, देखो इसके दो टाइप्स होते हैं, एक तो क्लाउड फेडरेशन होता है और एक होता है इसमें मल्टी क्लाउड। अब क्लाउड फेडरेशन क्या होता है कि मल्टीपल क्लाउड प्रोवाइडर्स वो क्या करते हैं, आपस में रिसोर्सेज को शेयर करते हैं, ठीक है। किस प्लेटफॉर्म पे, सिर्फ किसी एक प्लेटफॉर्म पे, मतलब कि बहुत सारे यूजर्स को क्या लगेगा कि कोई सिंगल है, आपस में बहुत सारे क्लाउड प्रोवाइडर्स, बहुत सारे क्लाउड्स क्या होते हैं, आपस में कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। और वो एज अ वन, एज अ सिंगल यूनिट किसको दिखते हैं, यूजर को दिखते हैं, ठीक है। इसमें याद रखना ये आपस में कनेक्टेड होते हैं, इंडिपेंडेंटली नहीं होते हैं, ये एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। अब थोड़ा सा चेंज किसमें होता है, कॉन्सेप्ट सेम है, ठीक है, किसका, मल्टी क्लाउड का, लेकिन बस इतना ही डिफरेंट है, इसमें क्या होते हैं, कंप्यूटर्स इंडिपेंडेंटली होते हैं, मतलब कि एक दूसरे से अलग काम करते हैं। ये भी क्या करते हैं, मल्टीपल क्लाउड प्रोवाइडर्स क्या करते हैं, आपस में क्या करते हैं, सर्विसेज को यूज करते हैं।
टेक्नोलॉजी यूज इन द इंटर क्लाउड आर्किटेक्चर। अब इसमें कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज यूज होती है? एक तो है पीर टू पीर इंटर क्लाउड फेडरेशन। अब इसमें क्या होता है कि जितने भी ये क्या करते हैं, एक अप्रोच होती है कि इसमें हम क्या कर सकते हैं, जो इंडिपेंडेंट क्लाउड्स है, ठीक है ना, इंडिपेंडेंट क्लाउड्स भी क्या कर सकते हैं, आपस में इजिली रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं एक दूसरे के साथ, और डायरेक्टली इंटरेक्शंस कर सकते हैं, और रिसोर्सेज को एक्सचेंज भी कर सकते हैं। कौन? इंडिपेंडेंट क्लाउड्स। अब आते हैं सेंट्रलाइज्ड इंटर क्लाउड फेडरेशन। इसमें क्या होता है, कोई एक क्या होती है, एक सेंट्रल एंटिटी होती है जो सारे रिसोर्सेज को मैनेज करती है, ठीक है, किस तरीके से तुम्हें सर्विसेज को मल्टीपल क्लाउड्स में क्या करना है, प्रोवाइड कराना है। मल्टी क्लाउड सर्विसेज ये क्या है, ये सर्विसेज को यूज करती है, ठीक है, बहुत सारे मल्टी क्लाउड प्रोवाइडर से लेती है सर्विसेज, और किसको प्रोवाइड कराती है, यूजर्स को, और क्या बनाती है, फ्लेक्सिबिलिटी को, स्केलेबिलिटी को, और ज्यादा परफॉर्मेंस को और ज्यादा इंक्रीज कर देती है। अब आते हैं मल्टी क्लाउड लाइब्रेरीज। अब इसमें क्या होता है, इसमें प्री बिल्ट मतलब कि इसमें ऑलरेडी बनी हुई होती है, लाइब्रेरीज बनी हुई होती है, ठीक है, टूल्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, मैनेज कराते हैं, किसका, रिसोर्सेज को मैनेज करते हैं, और सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, रिसोर्सेज प्रोवाइड कराते हैं। अब अगला है हमारा व्हाट इज रिसोर्स प्रोविजनिंग। रिसोर्स प्रोविजनिंग क्या होती है? रिसोर्स प्रोविजनिंग जो है, देखिए, एक प्रोसेस होता है क्या करने का, एलोकेट कराने का, मैनेज करने का, सेलेक्ट करने का, शेड्यूल करने का, किसको, रिसोर्सेज को, क्लाउड के रिसोर्सेज को। मतलब कि क्या करेगी, पहले रिसोर्सेज को सेलेक्ट करेगी, उनको शेड्यूल करेगी, कितने टाइम के लिए हमें यूजर को प्रोवाइड कराने हैं, रिसोर्सेज एलोकेट कराने हैं, कहाँ पर देने हैं रिसोर्सेज, कितने टाइम के लिए देने हैं, सेलेक्ट करेगी रिसोर्सेज को, कौन कौन से रिसोर्सेज देने हैं हमें। ये जितना भी काम होता है, ठीक है, ये कौन करता है, रिसोर्स प्रोविजनिंग में आता है, ठीक है। ये यूजर को उसकी नीड के अकॉर्डिंगली, क्या प्रोवाइड कराते हैं, रिसोर्सेज प्रोवाइड कराते हैं। अब इसके की स्टेप्स क्या होते हैं, मतलब किसके स्टेप्स क्या होते हैं। सबसे पहला रिसोर्स एलोकेशन। पहले हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि कौन कौन से रिसोर्सेज चाहिए, जैसे कि एग्जांपल के रिसोर्सेज क्या हो सकते हैं, सीपीयू हो सकता है, स्टोरेज हो सकते हैं, और बहुत सारे हो सकते हैं, कि जो हमारे यूजर्स की डिमांड है, या जो हमारे यूजर्स की डिमांड्स को पूरा करे, ठीक है, उन रिसोर्सेज को ये क्या करता है, प्रोवाइड कराता है, किसको, यूजर्स को। अब आते हैं दूसरा, रिसोर्स कॉन्फ़िगरेशन। अब ये क्या करता है, सेटअप करता है सारे रिसोर्सेज को जिसकी जैसी नीड है, ठीक है ना, जैसा वर्कलोड है, जिसको जैसी नीड है, उसके हिसाब से एलोकेट कराता है। अब आता है रिसोर्स स्केलिंग। ये है कि अगर मुझे रिसोर्सेज मिल गए, ठीक है, मैं उनका यूज भी कर रही हूँ, अब क्या हुआ, मुझे और रिसोर्सेज की जरूरत है, तो ये क्या कराते हैं, स्केलिंग, मतलब स्केल अप स्केल डाउन। अगर मुझे ज्यादा जरूरत है तो मुझे और ज्यादा रियल टाइम में और ज्यादा रिसोर्सेज को प्रोवाइड करा देगा, और अगर मेरे पास ज्यादा हो रहे हैं रिसोर्सेज तो ये क्या करता है, रिमूव्ड भी कर देता है। रिसोर्स मॉनिटरिंग। अब ये क्या करता रहता है, हमारे कंटिन्यूसली ट्रैक करता रहता है, ठीक है, कि हम कैसी परफॉर्मेंस है कि रिसोर्सेज सही से काम कर रहे हैं या फिर सही से काम नहीं कर पा रहे, ये सब जो ट्रैक करना होता है, ये सब वो करता रहता है। अब इसके मेथड्स क्या होते हैं, देखो इसके मेथड काफी इंपॉर्टेंट है, मैं इसलिए बोल रही हूँ, देखिए कि आप ना नोट्स डाउनलोड कर लीजिए। अगर आप नोट्स को डाउनलोड कर लेंगे तो बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए समझना। आप क्या करोगे, इजीली मार्क करते रहोगे, ठीक है ना, तो आप इजीली जब मार्क कर लोगे अपने नोट्स पे तो आप एकदम 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 रिवाइज कर सकते हो, रीड कर सकते हो। तो नोट्स का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब मैंने कोई इंपॉर्टेंट बताया, आप भूल गए कौन सा इंपॉर्टेंट था, तो आप अभी क्या कर लेंगे, मार्क कर लेंगे। तो नोट्स जरूर डाउनलोड कर लेना। सबसे पहला है ऑन डिमांड प्रोविजनिंग। अब ऑन डिमांड में क्या आता है कि जब मुझे रिसोर्सेज की जरूरत है, जब मैं उनको यूज कर लूंगी, जब मुझे रिसोर्सेज की जरूरत नहीं रहेगी तो उनको मैं रिलीज कर दूंगी। ऑटो स्केलिंग में ये है कि जैसी मेरा वर्कलोड होगा, जितनी मेरी वर्कलोड है या फिर जितनी मेरी डिमांड है, उसके अकॉर्डिंगली क्या है, वो ऑटोमेटिकली रिसोर्सेज मुझे अलोकेट करते रहते हैं या फिर रिमूव्ड करते रहते हैं। स्टैटिक प्रोविजनिंग में क्या होता है कि जैसे कि मुझे जितने रिसोर्सेज की जरूरत है, मैं उतनी ही तैयारी पहले से रखूंगी, मतलब कि मैं सब लिख के रखूंगी मुझे किस किस रिसोर्सेज की जरूरत है, अब कितनी मुझे जरूरत पड़ सकती है, और उसी हिसाब से मेरे पास ऑलरेडी रिसोर्सेज होंगे। फिक्स्ड नीड होती है मेरी। मैनुअल प्रोविजनिंग में क्या होता है कि जो एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं वो मैन्युअली मुझे अलोकेट करा देते हैं रिसोर्सेज मेरे प्री डिफाइंड डिमांड पे, मतलब कि जो भी मेरी पहले से नीड है, जो मैंने उनको पहले से बताई हुई है, उस हिसाब से मुझे मैन्युअली क्या मिल जाते हैं, रिसोर्सेज मिल जाते हैं। ऑटोमेटेड प्रोविजनिंग में यही है कि टूल्स होते हैं पहले से ऑटोमेटिकली वो रिसोर्सेज को मेरी डिमांड के अकॉर्डिंगली, मेरी एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली मुझे एलोकेट करा देते हैं। डायनामिक प्रोविजनिंग क्या होता है कि डायनामिक प्रोविजनिंग ये है कि मैं अपने डिमांड के अकॉर्डिंगली कभी भी अपनी नीड को क्या कर सकती हूँ, चेंज कर सकती हूँ।
ठीक है, फ्लैक्चुएट होता रहेगा, जैसे मेरा वर्क ज्यादा हुआ तो मुझे ज्यादा रिसोर्सेज मिल गए, कम हुआ तो कम रिसोर्सेज, मतलब कि चेंज हो सकता है, मे बी कैन चेंज। इवेंट ड्राइविंग ये है कि जब भी मुझे किसी इवेंट के लिए, ठीक है ना, या फिर मुझे एकदम से क्या हुआ इंक्रीज, मतलब कि मेरी वेबसाइट पर ट्रैफिक इंक्रीज हो गया, मुझे ज्यादा रिसोर्सेज की जरूरत पड़ गई, तो मुझे ज्यादा रिसोर्सेज मिल जाएंगे एकदम ही। डिमांड ड्राइवन ये है कि जितनी मेरी यूजर की डिमांड होगी, जितना वर्कलोड होगा, उतनी ज्यादा मैं अपने हिसाब से यूजर्स को अपने क्या कर सकती हूँ, इंक्रीज कर सकती हूँ रिसोर्सेज का यूज। तो अगला टॉपिक है मेरा ग्लोबल एक्सचेंज ऑफ क्लाउड रिसोर्सेज। मतलब कि क्लाउड के रिसोर्सेज को, जितने भी रिसोर्सेज होते हैं, सीपीयू, स्टोरेज, ठीक है, नेटवर्किंग रिसोर्सेज, इन सब रिसोर्सेज को ग्लोबली क्या करना है, एक्सचेंज करना। मतलब कि प्रोसेस होता है जितने भी हमारे क्या है क्लाउड रिसोर्सेज हो, उनको आपस में शेयर करना, एलोकेट कराना रिसोर्सेज को, क्या डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन्स में, ठीक है, और जितने भी यूजर्स हैं उनको सर्विसेज प्रोवाइड कराना उनकी। की कंसेप्ट्स ऑफ ग्लोबल एक्सचेंज क्लाउड रिसोर्सेज। अब इनके की कंसेप्ट्स क्या होते हैं? सबसे पहला तो फेडरेशन हमने ऊपर पढ़ा। नेक्स्ट हमारा इसमें जितने भी हमारे डिफरेंट क्लाउड प्लेटफॉर्म्स होती हैं वो आपस में स्मूथली वर्क करती है। डेटा मोबिलिटी। अब डेटा मोबिलिटी में क्या होता है, जो भी हमारा डेटा है उसको हम डिफरेंट क्लाउड्स में और रीजन्स में जो है ना मूव करा सकते हैं। उसकी एबिलिटी कि हम इजीली, कितने इजीली हमारे सारे डेटा को अलग अलग डिफरेंट क्लाउड्स पे या फिर अलग अलग रीजन पे क्या करा सकते हैं, उसको मूव करा सकते हैं। एप्लीकेशन पोर्टेबिलिटी। अब एप्लीकेशन पोर्टेबिलिटी क्या होता है कि जो डिफरेंट क्लाउड इन्वायरमेंट्स हैं, ठीक है, वो आपस में एप्लीकेशन को किस तरीके से मूव कराते हैं। पोर्टेबिलिटी होता है ट्रांसफर करना अपने वर्कलोड को, अपने डेटा को अलग अलग क्लाउड प्रोवाइडर्स के बीच में। अब इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, ठीक है, अब इसके बेनिफिट्स पढ़ते हैं। सबसे पहला है कॉस्ट इफिशियंसी। कॉस्ट इफिशियंसी मतलब कि कॉस्ट कम होती है, इतनी ज्यादा नहीं होती, मतलब जितना हम यूज करेंगे उतनी ज्यादा कॉस्ट होगी, ठीक है। इंप्रूव परफॉर्मेंस, ये क्या करता है, परफॉर्मेंस को इंक्रीज करा देता है, मतलब कि आपस में हम इजीली क्या कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं, डेटा को शेयर कर सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी ये है कि ये अलग अलग क्लाउड सर्विसेज को क्या कराता है, यूज कर सकते हैं हम, मतलब कि डिफरेंट तरीके की क्लाउड रिसोर्सेज को, सर्विसेज को हम क्या कर सकते हैं, इजीली एक्सेस कर सकते हैं। अगला है हाई अवेलेबिलिटी। मतलब कि ये है कि क्लाउड्स क्या है, आपस में डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब क्या है, अब आपस में क्लाउड सर्विसेज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो हम इजीली उनको एक्सेस कर सकते हैं, मतलब इतना ज्यादा डाउन टाइम नहीं आएगा। स्केलेबिलिटी, अपने डिमांड के अकॉर्डिंगली हम स्केल अप कर सकते हैं, स्केल डाउन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्लाउड सिक्योरिटी ओवरव्यू। अब क्लाउड सिक्योरिटी ओवरव्यू में क्या होता है कि हम क्या करते हैं, अपने जो इतने भी क्लाउड रिसोर्सेज हैं, ठीक है, सर्विसेज हैं, ठीक है, उनको हम क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। जितनी जितनी हमारी एप्लीकेशंस हो गई, ठीक है, हमारा डेटा हो गया, हमारी सर्विसेज हो गई, जो भी हमें क्लाउड से मिल रही है, हम उन सबको क्या करते हैं, सिक्योरिटी प्रोवाइड कराते हैं कि वो क्या करे, एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे रन करे जो कि सेफ हो, ठीक है। तो क्लाउड सिक्योरिटी उसको सेफ बनाने के लिए, उस प्लेटफॉर्म को सिक्योरिटी प्रोवाइड कराने के लिए यूज होता है, ठीक है। इसमें हम इंश्योर करते हैं कोई भी अनऑथोराइज्ड यूजर उसको यूज ना कर सके, उसको एक्सेस ना कर सके हमारे क्लाउड रिसोर्सेज को। अब इसका सबसे पहले होता है डेटा प्रोटेक्शन। डेटा प्रोटेक्शन में क्या होता है, ये जितनी भी हमारी इंफॉर्मेशन है, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, उसको प्रोटेक्ट करके रखता है, ठीक है। आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट, इसमें क्या करते हैं, हम कंट्रोल करते हैं कि कौन हमारे रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकता है, और अगर एक्सेस कर सकता है तो वो कौन कौन से एक्शंस को परफॉर्म करा सकता है। नेक्स्ट हमारा कंप्लायंस। अब कंप्लायंस क्या करता है, इंश्योर करता है कि जितनी भी हमारी क्या है कि क्लाउड का सिस्टम है वो क्या रहे, डेटा को प्राइवेसी प्रोवाइड कराए और प्रोटेक्ट करे, मतलब कि सारे रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स को फॉलो करता है, डेटा को क्या करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए। इंसिडेंस रिस्पॉन्स में क्या करता है, मैनेज करेगा जितने भी हमारे सिक्योरिटी इश्यूज हो रहे हैं या फिर जितने भी अटैक हो रहे हैं हमारे किसमें, क्लाउड इन्वॉल्व। नेक्स्ट हमारा मॉनिटरिंग एंड ऑडिटिंग। मॉनिटरिंग में ये क्या है कि ये क्या करता रहेगा कि डायरेक्टली देखता रहेगा, कंटिन्यूअसली चेक करता रहेगा, मॉनिटर करता रहेगा हमारे क्लाउड। रिस्क मैनेजमेंट में ये है कि ये क्या करता रहेगा, आइडेंटिफाई करता रहेगा जितने भी रिस्क आ रहे हैं हमारे क्लाउड अडॉप्शन में या फिर क्लाउड को यूज करने में, और उसको मैनेज करता रहेगा। क्लाउड सिक्योरिटी चैलेंजेस। अब क्लाउड सिक्योरिटी के चैलेंजेस क्या होते हैं, ठीक है, एक तो यही है कि कोई भी अनऑथोराइज्ड यूजर जो है हमारे डेटा को, सेंसिटिव डेटा को क्या ना कर सके, एक्सेस ना कर सके। तो नेक्स्ट हमारा क्लाउड सिक्योरिटी चैलेंजेस, अनऑथोराइज्ड यूजर एक्सेस ना कर सके हमारे डेटा को, ठीक है। IAM इश्यूज, मतलब कि आइडेंटिटी और एक्सेस मैनेजमेंट करता है,
ठीक है, डेटा लॉस ना हो। तो ये बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो आप रीड कर लेना एक बार। और हमारे चैनल पे पॉडकास्ट आने वाले हैं, तो जो भी हमारे पॉडकास्ट में आना चाहता है वो रजिस्टर कर सकता है। नीचे हम लिंक प्रोवाइड करा देंगे रजिस्ट्रेशन की, तो आप हमारे उसमें आ सकते हैं पॉडकास्ट में और बता सकते हैं अपने कॉलेज के रिव्यू के बारे में, अपने टीचर्स के बारे में, अपने पढ़ाई के बारे में और फीस के बारे में, जिससे कि काफी स्टूडेंट्स जो एडमिशन लेने वाले होंगे उनकी हेल्प हो जाएगी। वो आपका पॉडकास्ट ही देखेंगे, आपकी बातें सुनेंगे, वो देखेंगे कॉलेज सही है नहीं है, जो भी उनके मतलब कि व्यूज होंगे कॉलेज को लेके, आपके जो व्यूज होंगे कॉलेज को लेके, वो आपस में मतलब इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होगी, तो उनका काफी फायदा हो जाएगा। तो जो भी हमारे सबसे पहले पॉडकास्ट में आना चाहता है वो नीचे दिए गए रजिस्ट्रेशन लिंक पे रजिस्टर कर सकता है। थैंक यू। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस सिक्योरिटी। मतलब कि सॉफ्टवेयर एज अ सिक्योरिटी क्या होता है? सॉफ्टवेयर को एज अ सर्विस प्रोवाइड कराता है हमारा कौन? क्लाउड। मतलब कि हमें वर्चुअली एक सॉफ्टवेयर मिलता है जिसको हम बिना इंस्टॉल करे हम यूज कर सकते हैं, ठीक है, थ्रू इंटरनेट। तो इसी को सिक्योर करना, इसी को सिक्योरिटी प्रोवाइड कराना हमारा क्या होता है? सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस सिक्योरिटी। इसमें हम इंश्योर करते हैं कि कोई भी, ठीक है, कोई भी अनऑथराइज्ड यूजर या फिर जो भी हमारी एप्लीकेशंस है वो जो है ना, कोई भी गलत हाथों में ना हो। मतलब कि उसको कोई भी अनऑथराइज्ड यूजर एक्सेस ना कर सके, वो पूरा हमारा प्रोटेक्टेड रहे। अगर वो हमारा है, हम उस सॉफ्टवेयर को यूज कर रहे हैं, हमारा काम है उसमें, तो कोई और उसको एक्सेस ना कर सके, ठीक है। अब इसके की एक्सपेक्ट्स क्या होते हैं देखते हैं। सबसे पहले है डेटा एनक्रिप्शन। डेटा एनक्रिप्शन में ये है कि जो भी हम अपना डेटा आपस में ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है, वो प्रिवेंटेड रहेगा हम दोनों के बीच में। मतलब कि जो भी शेयरिंग कर रहे हैं डेटा की, या फिर जो डेटा मेरे पास है उसको मैं ही एक्सेस कर सकती हूँ, कोई और एक्सेस नहीं कर सकता बिना परमिशन के, बिना पासवर्ड के, या जो भी मेरी चीज है जिससे भी मैंने अपने डेटा को प्रोटेक्ट करा हुआ है। दूसरा आइडेंटिटी एंड द एक्सेस मैनेजमेंट। हम देखेंगे कि कौन मेरी एक्सेस, मतलब कि उसकी एक्सेस किस किस के पास है, किसको एक्सेस वो मिल सकती है, जिसको मिल सकती है वो कौन कौन से एक्शंस को परफॉर्म करा सकता है। मल्टी टेनेंट सिक्योरिटी। अब क्या होता है कि देखिए एक क्लाउड है, एक SaaS है, वो सर्विस बहुत सारे यूजर्स को प्रोवाइड कराना, मल्टीपल यूजर्स है, तो उनके बीच में डेटा की सिक्योरिटी को मेंटेन करना इसका काम होता है। अब है मेरा कंप्लायंस। कंप्लायंस क्या करता है? सारी जितनी भी पॉलिसीज होती है, मतलब कि डेटा को प्रोटेक्ट करके रखता है रेगुलेटली, बहुत सारे लीगली, मतलब कि जितने भी लीगली स्टैंडर्ड्स है जो यूज होते हैं डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए, प्राइवेसी को मेंटेन करने के लिए, वो सब यूज करता है। नेक्स्ट हमारा सिक्योर एपीआईज और इंसिडेंट रिस्पॉन्स। नेक्स्ट हमारा यूजर ऑथेंटिकेशन और नेक्स्ट है मॉनिटरिंग एंड ऑडिटिंग। ये सेम पॉइंट्स है जो मैंने आपको ऊपर भी पढ़ाए हैं, मतलब कि सब सेम ही पॉइंट्स है, आप लर्न कर सकते हैं उनको, अपने पास से लिख सकते हैं वो कुछ भी। नेक्स्ट हमारा सिक्योरिटी गवर्नेंस। अब सिक्योरिटी गवर्नेंस क्या होता है? एक फ्रेमवर्क होता है सारी पॉलिसीज का, ठीक है, सारे प्रोसीजर्स का, और कंट्रोल करता है किसका मैनेजमेंट? सिक्योरिटी रिस्क का मैनेजमेंट। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, अब उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सारी पॉलिसीज, ठीक है, सारा कंट्रोल, ये सब कुछ देखता है कि क्या क्या रिस्क आ सकते हैं, उनको कैसे मैनेज करना है किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंडर, एक ऑर्गेनाइजेशन में। अब इसका पर्पस क्या होता है? सबसे पहले मैनेज करते हैं सारे रिस्क को जो मैंने ऊपर बताया आपको। दूसरा इंश्योर करता है कॉम्प्लियंस को, कॉम्प्लीमेंट्री आईटी स्ट्रेटेजीज, मतलब कि सिक्योरिटी हमें कैसे प्रोवाइड करानी है, क्या क्या गोल्स हो सकते हैं। एजुकेट एम्प्लॉयज को बताते हैं, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं कि आप कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हो, कैसे हैंडल कर सकते हो उस सिचुएशन। नेक्स्ट हमारा कंट्रोल एक्सेस। हम क्या कर सकते हैं? परमिशन दे सकते हैं कि कौन हमारी सेंसिटिव डेटा को एक्सेस कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है। नेक्स्ट हमारा की एक्सपेक्ट्स ऑफ सिक्योरिटी गवर्नेंस, ठीक है, इसमें क्या होता है? रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है, आइडेंटिफाई करेंगे, एक्सेस करेंगे और क्या करेंगे? फिर उसको मैनेज करेंगे रिस्क को, या फिर रिजॉल्व करेंगे उसको। कॉम्प्लियंस स्टैंडर्ड्स। कॉम्प्लियंस एंड स्टैंडर्ड्स में क्या होते हैं? हमारे रेगुलेशंस होती हैं, स्टैंडर्ड्स होते हैं, लॉज होते हैं जो हेल्प करते हैं। पॉलिसी डेवलपमेंट। पॉलिसी डेवलपमेंट हम क्या कर सकते हैं? क्रिएशन कर सकते हैं, या फिर एनफोर्समेंट ऑफ द सिक्योरिटी पॉलिसीज, हम बहुत सारी सिक्योरिटी पॉलिसीज को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इंसिडेंट मैनेजमेंट। इंसिडेंट मैनेजमेंट में क्या होगा? इफेक्टिव रिस्पॉन्स टू द सिक्योरिटी ब्रीचेस और इंसिडेंट्स। हम क्या कर सकते हैं? हम रिस्पॉन्स कर सकते हैं सारी सिक्योरिटीज को, उनको अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, ठीक है, जितने भी इंसिडेंट पहले भी हुए हैं उन सबको भी चेक कर सकते हैं। मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग मतलब कि हम लगातार ट्रैक करते रहेंगे, ठीक है, सिक्योरिटी एक्टिविटीज को, जितनी भी एक्टिविटीज हमने अप्लाई करी हुई है, जितनी भी सिक्योरिटी हमने लॉज लगाए हुए हैं, कुछ भी, उनको हम क्या करते रहेंगे? चेक करते रहेंगे बीच बीच में, सही से काम कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है? एक तो प्रोटेक्ट करते हैं हमारे डेटा को, दूसरा रिड्यूस करते हैं सारे रिस्क, ठीक है, मेंटेन करते हैं कॉम्प्लियंस को, इंप्रूव करते हैं इफिशियंसी को, और यूजर के, ठीक है, कस्टमर के बीच में और हमारे
स्टेक होल्डर्स के बीच में क्या बनाती है, ट्रस्ट बनाती है, ट्रस्ट बिल्ड करती है। नेक्स्ट हमारा वर्चुअल मशीन सिक्योरिटी। अब वर्चुअल मशीन सिक्योरिटी क्या होता है, वर्चुअल मशीन हमने कौन सी यूनिट में पढ़ी थी, हमने सेकंड यूनिट में पढ़ी थी, ठीक है। वर्चुअल मशीन क्या करती है, क्रिएट करती है वर्चुअल कॉपीज या फिर वर्चुअल इंस्टेंसेस, किसकी हेल्प से, हाइपर वीजर की हेल्प से। तो जो वर्चुअल मशीन है उसको प्रोटेक्ट करना किससे, थ्रेट से या फिर अनऑथराइज्ड यूजर से, अटैक से, ठीक है, उन सबसे प्रोटेक्ट करना, ये किसका काम होता है, हमारा वर्चुअल मशीन सिक्योरिटी का। इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, सबसे पहला होता है हाइपर वीजर सिक्योरिटी। सबसे पहले तो हम किसको, हमारा जो वर्चुअल मशीन मैनेजर है, ठीक है, जो मेन चीज है उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड कराएंगे। दूसरा वीएम आइसोलेशन, हम क्या करेंगे, वीएम को सेपरेट रखेंगे, उसको हम सेपरेट रखेंगे जिससे हम काफी उसको क्या कर सके, बचा सके किसी भी अनऑथराइज्ड एक्सेस से। एक्सेस कंट्रोल हम देखेंगे, रेस्ट्रिक्ट कर देंगे कि सिर्फ कुछ ही लोग क्या कर सकते हैं, वीएम को एक्सेस कर सकते हैं, हमारी वर्चुअल मशीन को कुछ ही लोग यूज कर सकते हैं, कुछ ही लोग एक्सेस कर सकते हैं। एनक्रिप्शन, एनक्रिप्शन में क्या होता है, हम प्रोटेक्ट करेंगे अपने डेटा को, ठीक है, जितना भी मेरे वीएम में स्टोर है। पैच मैनेजमेंट, पैच मैनेजमेंट भी ये है कि हम क्या करेंगे, रेगुलरली अपडेट करते रहेंगे वीएम की सिक्योरिटी को। नेक्स्ट हमारा पैच मैनेजमेंट, हम अपडेट करते रहेंगे वीएम की सिक्योरिटी को टाइमली। मॉनिटरिंग, मॉनिटरिंग मतलब कि हम ट्रैकल करते रहेंगे सारी एक्टिविटीज को, ठीक है, या फिर डिटेक्ट करते रहेंगे कोई मैलिशियस, ठीक है, मैलिशियस एक्शन तो नहीं हो रहा है, कोई गलत एक्शन तो नहीं हो रहा है, कोई बैकअप एंड रिकवरी। अब क्या होता है कि कोई भी फेलियर होता है तो इजीली हमारे पास बैकअप अवेलेबल होता है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अब इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, सबसे पहला प्रोटेक्ट करता है अटैक से, दूसरा इंश्योर करता है डेटा प्राइवेसी को, तीसरा मीट्स कॉम्प्लियंस पूरी सिक्योरिटी रेगुलेशंस, आइसोलेशन एंड वर्कलोड एंड इम्प्रूव्स कंट्रोल। अब हम पढ़ने वाले हैं व्हाट इज आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट, IAM। काफी इंपॉर्टेंट है, नोट्स आप जरूर डाउनलोड कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, नोट्स को भी जाके डाउनलोड कर लीजिए और इस पे मार्क कर लीजिए, अभी इंपॉर्टेंट आया हुआ क्वेश्चन है ये। क्या होता है आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट, मतलब कि ऐसी पॉलिसीज, ये फ्रेमवर्क होता है ऐसी पॉलिसीज का, टेक्नोलॉजीज का, जो मैनेज करती है डिजिटल आइडेंटिटीज और कंट्रोल एक्सेस टू द रिसोर्सेज। मतलब कि कौन कौन रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकता है, ये पूरा कंट्रोल करती है, ठीक है, मैनेज करती है। नेक्स्ट है ये क्या करता है हमारा, कि जो हमारा डेटा है उसको क्या रखता है, सिक्योर रखता है। अब इसके की कंपोनेंट्स क्या है, इसके की कंपोनेंट है ऑथेंटिकेशन, ठीक है ना, आइडेंटिटी ऑफ द यूजर्स, ये वेरीफाई करता है कि यूजर की आइडेंटिटी क्या है, मतलब जो भी एक्सेस करना चाह रहा है उसकी आइडेंटिटी क्या है, वो कौन है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा ऑथराइजेशन, ऑथराइजेशन में क्या होता है कि रिसोर्सेज जो है ये देखता है कि कौन एक्सेस करना चाह रहा है, उसी को ही एक्सेस मिलेगी जिसके पास ऑलरेडी क्या होगा, अथॉरिटी होगी उस डेटा को क्या करने की, एक्सेस करने की, या फिर उस सिस्टम को एक्सेस करने की। नेक्स्ट हमारा यूजर मैनेजमेंट, यूजर मैनेजमेंट पे क्या है कि हम देखते हैं कि यूजर की आइडेंटिटी क्या है, ठीक है, फिर मैनेज करते हैं यूजर की आइडेंटिटी या फिर उसका रोल। ऑडिट एंड मॉनिटरिंग, हम वही करते रहते हैं, ट्रैक करते रहते हैं एक्टिविटीज, सिक्योरिटी सही है या फिर नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। अब इसके बेनिफिट क्या है, ये मैनेज करता है कि कौन डेटा को एक्सेस कर सकता है, सिर्फ ऑथोराइज्ड यूजर ही कर सकते हैं, अनऑथोराइज्ड यूजर नहीं कर सकते हैं डेटा को क्या एक्सेस, ठीक है। ये क्या करता है, एक्सेस फास्टर, ये प्रोसेस है जो एकदम से एक्सेस प्रोवाइड करा देती है। अगर आपके पास अथॉरिटी है, आपके पास एक्सेस है उस डेटा को एक्सेस करने की, तो वो आपको एकदम से ही एक्सेस प्रोवाइड करा देता है। ये देखता है कि जिनके पास एक्सेस है वो ही उस डेटा को यूज कर सके। अब क्या होता है, ये जो है ना मैनेज करता है सारे लीगल रिक्वायरमेंट जो भी डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज होंगी, ठीक है। ये क्या करता है, इंप्रूव करता है ओवरऑल सिक्योरिटी एंड सेफ्टी ऑफ द सिस्टम एंड रिड्यूसेस सिक्योरिटी रिस्क। नेक्स्ट हमारा क्लाउड सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स, ये लास्ट टॉपिक और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब ये क्या होते हैं, सारे रूल्स होते हैं, देखिए क्लाउड सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स क्या है, सारे रूल्स गाइडलाइंस है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो उसको क्या करनी पड़ेगी, फॉलो करनी पड़ेगी अपने डेटा को, अपने सिस्टम को क्या करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए। ये इंश्योर करते हैं आपके जितने भी क्लाउड सर्विसेज है वो क्या रहेंगी, आपकी प्रोटेक्टेड रहेंगी और सिक्योर रहेंगी, और कोई भी अनऑथराइज्ड यूजर उसको एक्सेस नहीं कर पाएगा। अब हम पढ़ते हैं कुछ क्लाउड सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स, ठीक है। सबसे पहला ISO IEC 27001, ये ग्लोबल स्टैंडर्ड है जो क्या करता है, हम मैनेज करते हैं हमारी इंफॉर्मेशन की सिक्योरिटी को, ठीक है, जितनी हमारी इंफॉर्मेशन है उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है। नेक्स्ट हमारा NIST साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क, ये क्या है, सारी गाइडलाइंस है जो इंप्रूव कराती है हमारी साइबर सिक्योरिटी किसी भी क्लाउड के अंदर। नेक्स्ट हमारा SOC 2, ये फोकस करती है सिक्योरिटी पे, अवेलेबिलिटी पे, कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ क्लाउड सर्विसेज, ठीक है, सारी क्लाउड सर्विसेज की सिक्योरिटी को मैनेज करती है, उस पर फोकस करती है। नेक्स्ट हमारी GDPR,
जीडीपीआर यूरोपियन रेगुलेशन है जो प्रोटेक्ट करती है पर्सनल डेटा और प्राइवेसी प्रोवाइड कराती है क्लाउड्स को। नेक्स्ट हमारा पीसीआई डीएसएस, ये एक स्टैंडर्ड है जो यूज होता है किसको सिक्योर करने के लिए, पेमेंट कार्ड इंफॉर्मेशन, ठीक है, किसी भी क्लाउड की पेमेंट कार्ड इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और पीवाईक्यू क्वेश्चंस आपको नोट्स में मिल जाएंगे, तो आप जल्दी से नोट्स डाउनलोड कर लेना। अगर आप नोट्स डाउनलोड कर लोगे, नोट्स को पढ़ लोगे, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पीवाईक्यू क्वेश्चंस कर लोगे, ठीक है, तो आपको और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। नोट्स से बाहर आपको कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको नोट्स करने हैं अच्छे से, ठीक है। और ये मैंने एक रिवीजन वीडियो बनाई है, ठीक है, शॉर्ट में आपको समझाया है, ठीक है। अगर आपको इसकी डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो इस वीडियो पे 3 के लाइक्स कंप्लीट कर देना, मैं इसकी एक डिटेल्ड वीडियो लेकर आ जाऊंगी। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे kkstore.kkworld.in पर अनबॉक्स और न्यू प्रोडक्ट्स काफी क्रेजी लूट प्राइस पर मिल रहा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।